हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की, आपकी तंदुरुस्ती की और आपकी ग्रोथ की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गुड कमेंट्स एंड मुझे ये होप है कि मेरी वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प दे रहे होंगे। आज मैं आप ही की डिमांड पे ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है स्पाउस वीज़े के बारे में एंड स्टडी के बेस पे जो स्पाउस के साथ कनाडा जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है स्पाउस वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। पर उनका इंटरेस्ट जो है कैलगरी में है एंड जो लोग स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, जो न्यूली मैरिड भी हैं एंड जो मैरिड भी हैं, तो ये जो मेरी वीडियो है उन्हें डेडिकेटेड है उन सभी लोगों को जो अपने स्पाउस के साथ जो है कनाडा जाना चाहते हैं डिपेंडेंट वीज़े पे। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले एक बात ये बता देती हूँ कि जो लोगों के रिजेक्शन हुए हैं, तो उसका ग्राउंड जो है बेसिकली रैंडमली रीजंस जो देते हैं वो रीजंस तो आपके पास हैं। पर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि कनाडा में अगर आपको अपनी स्पाउस के साथ जाना है तो आपकी स्पाउस के एकेडमिक प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसके आईएलटीएस के स्कोर अच्छे होने चाहिए एंड आपका जो फीसेस है वो बैंक में आपको बताएं, प्लस सोर्स ऑफ फंड बताएं, प्लस आपका खर्चा जो है आप अपने अकाउंट में दिखाएं। कैनेडियन एम्बेसी जो है वो चेक करती है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो आप साथ में लगाते हैं। अगर उन में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वीज़ा नहीं मिलता, वो रिजेक्ट होता है। एंड दूसरी जो चीज़ है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि आप जेन्युइन हैं एंड वो कुछ भी ऐसा रीज़न, रैंडम रीज़न दे देते हैं जो बेसिकली सभी को देते हैं। एंड अगर आपको स्पाउस वीज़े पे उनके साथ जाना है तो आपकी जो स्पाउस हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे गवर्नमेंट रैंक्ड यूनिवर्सिटी में जाएं। उनके लिए आपको उन्हें बहुत ही अच्छे आइल्स स्कोर करने पड़ेंगे। 7 to 8 बैंड जो है आइल्स में होने ज़रूरी हैं एंड उसी की उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ नहीं जा सकते, वीज़ा रेट बहुत कम है स्पाउस का। अगर स्टडी पे स्पाउस जाते हैं तो उनके स्पाउस को, तो उसके लिए पहले स्पाउस का जो जो स्टडी परमिट पे जाना चाहते हैं उनका वीज़ा लगाया जाते हैं, उसके बाद जो है उनके डिपेंडेंट का वीज़ा लगाया जाता है। क्योंकि बेसिकली ये रूल है कि अगर कोई स्टडी परमिट पे जा रहा है एंड वो पहले से मैरिड हैं एंड आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपके एकेडमिक प्रोफाइल है अच्छी, आप जा सकते हैं, अपने स्पाउस को भी आप साथ में जो है वो ले जा सकते हैं। पर वीज़ा रेट कम इसलिए है क्योंकि आप कोर्सेज़ कौन से सिलेक्ट करते हैं, आपके रिलेटेड कोर्सेज़ हैं या नहीं हैं। आप एजेंट्स की बात ज़्यादा सुनते हैं एंड अपने दिल की बात आप बिल्कुल कम सुनते हैं। इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक साथ आप वीज़ा अप्लाई ना करें, आपके स्पाउस का वीज़ा मिलने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये तो रूल है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे जाते हैं, स्पाउस वीज़े पे जाते हैं तो आपको ओपन वर्क परमिट की परमिशन होती है। पर वो बाद में जाने से होती है, वीज़ा रेट बाद में मिलता है आपको, अच्छा वीज़ा रेट अगर चाहिए। बेसिकली क्या देखा जाता है कि अगर आपके स्पाउस बाहर चले गए, अगर वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन का लॉ है। पर मिलता आपको किस लिए नहीं है कि वो देखना चाहते हैं कि जो स्पाउस वहाँ पे गया है आपका पार्टनर स्टडी परमिट पे, वो स्टडी में इंटरेस्टेड है या आपके साथ जाने में इंटरेस्टेड है। ये चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पहले अपनी स्पाउस को भेजें स्टडी परमिट पे एंड उसके वहाँ पे सेटल होने के बाद आप अपना अप्लाई करें। वैसे आप जब वो 1 साल हो जाएगा तो आप अकम्पेन कर सकते हैं उसे। अगर आपके बेबीज़ हैं तो आप उनका भी खर्चा दिखा के आप उन्हें साथ ले जा सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जो स्टडी पे जाते हैं वो बंदा स्टडी करेगा एंड उसका जो पार्टनर है वो काम करेगा एंड वो बेबी का केयर टेकर कौन होगा, तो वो स्टडी में कंसंट्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली हैं। तो वो लोग भी ये बातें सोचते हैं कि इनका इंटेंशंस क्या है, कि ये स्पाउस एंड ये मैरिज जेन्युइन मैरिज है या नहीं है। बट अगर आपका बेबी है तो मैरिज जेन्युइन है। तो वो एक है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं एंड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं स्टडी के वो अलग हैं। बच्चे के साथ आप कैसे पढ़ सकेंगे, आप
बच्चे को वहाँ पे जाएँगे साथ में, फिर वो बच्चा भी पढ़ेगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसिडर करते हैं। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही परफेक्टली बनाने हैं। एक साथ आप अप्लाई ना करें, पहले अपनी वाइफ़ का अप्लाई कर दें या आपके हस्बैंड है तो उनका अप्लाई कर दें, एंड थोड़े ही दिनों के बाद में वाइफ़ का या आपके स्पाउस का, डिपेंडेंट का जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो हस्बैंड एंड वाइफ़ को रोके एक-दूसरे के साथ रहने से। पर बाउंड्रीज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है, तो ये चीज़ें जो है आपको भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डिप्लोमा कोर्स पे अपने वाइफ़ को भेज के या अपने हस्बैंड को भेज के साथ में कंपेयर कर लेंगे वाइफ़ को, स्पाउस को, तो वैसा आप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो वीज़ा ही नहीं मिलेगा। आप अगर डिप्लोमा कोर्स पे 1 साल के कोर्स पे जाते हैं तो आपको स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। मैं आपको हमेशा यही गाइड करती हूँ कि आप आईएलटीएस के अच्छे स्कोर्स लेके आएँ, एंड आप 2 साल का मिनिमम कोर्स चूज़ करें। अगर आपके पास फाइनेंसेस कम है, आप 2 साल का कोर्स नहीं ले सकते, तो आपको फिर है वहाँ पे जाके एडवांस लेवल का डिप्लोमा या वो एक्सटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल की स्टडी बहुत ज़रूरी है आपको कनाडा में सेटल होने के लिए। और अगर आप डिपेंडेंट पे जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के लेवल, जहाँ पे आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, आपकी इंग्लिश प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल देखी जाएगी, आपकी रिलेशनशिप जेन्युइनिटी देखी जाएगी, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। तो अगर नहीं भी मिलता एंड आप सब कुछ जेन्युइन है, आप अपील कर सकते हैं, बार-बार अपील कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको जो है करना यही चाहिए कि आप अपने स्पाउस को पहले भेज दें, आप बाद में जाएँ। या फिर स्पाउस का वीज़ा लगवाने के बाद अगर बेबी है तो आप लोग जो है बाद में आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बट वीज़ा रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि आप पहले अच्छे से सेटल हो जाएँ, फिर ही बात करें। पर अगर आपको स्पाउस के साथ जाना है तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बच्चे हैं एंड स्पाउस है तो आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिट की परमिशन मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में वेज रेट भी काफ़ी अच्छा है एंड वेदर कंडीशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड वहाँ पर भी पीआर के ऑप्शंस हैं। कनाडा में ऑप्शंस ज़्यादा हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, बट आप जो है पहले अपनी स्पाउस वाइफ का स्टडी परमिट कीजिए, उसके बाद आप अपना और बेबी का ट्राई कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड पासपोर्ट पे आपका नाम, आपकी वाइफ का नाम एंड बेबी का नाम इंडोर्स होना ज़रूरी है। आपके बेबी के पासपोर्ट पे पेरेंट्स का नाम, आपकी वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम, आपके पासपोर्ट पे वाइफ का नाम होना ज़रूरी है। ये बात का आप ख्याल रखें। बाकी आप ऐसे ही देखते रहें। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कोर्स खुद चूज़ करें, एजेंटों पे मत छोड़ें, क्योंकि एजेंट आपको यहाँ से भेज सकते हैं। एंड प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल चूज़ ना करें, क्योंकि आपकी फ़ीस का 40% जो है वो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट के ग्रोथ सेक्टर में जाता है, तो वीज़ा रेट भी ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, डिग्री की एंड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी होती है। आप अपने कोर्स वही सिलेक्ट करें कि आपको वहाँ जाके पढ़ना है, काम करना है, खाना बनाना है, सब कुछ मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा ठंड में रहना है। तो ये कोर्स आपके सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आप पास कर लें। और अगर आपके दिमाग में ये है कि आप यहाँ से जाएँगे, वहाँ जाके ड्रॉप आउट हो जाएँगे, तो दैट इज़ योर विश। आई विल नॉट सजेस्ट यू दीज़ थिंग्स कि ये जो है गलत है, इलीगल है, एंड कि अगेंस्ट है। ये एक टाइप का फ्रॉड है कि हम किसी जगह पे लैंड होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फैमिली के साथ जाते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना हम बोलते हैं एंड लोग हमें बताते हैं, बहुत मुश्किल है। एंड इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम सही ढंग से सेटल ना हो सकें। जब सही ढंग से सब कुछ हमें हासिल हो सकता है, तो हम उल्टे ढंग क्यों अपनाते हैं? हाँ, थोड़ी स्ट्रगल है, 5 साल की स्ट्रगल है, पर 5 साल के बाद लाइफ बहुत ही ईज़ी है। ये बात को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। 5 से जो लोग नए-नए जाते हैं, जो 12th के बाद चले जाते हैं, बच्चे भटक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं। उस 6-7 साल के बाद भी सेटल नहीं हो पाते, उन्हें ज़्यादा लंबा पीरियड मिलता है। आप लाइफ में जितना शॉर्टकट अपनाएँगे, उतना ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस आपका होता जाएगा। तो आप लीगल वे पे सोच समझ के जाएँ, खुद सर्च करें, 100% डिपेंड ना हो जाएँ किसी से। किसी सीआरसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास ही जाएँ एंड खुद भी अपनी पूरी नॉलेज लें, क्योंकि वो आपसे सिर्फ फ़ीस लेगा, आपके अपने चार्जेस लेगा, और ज़्यादा चार्ज आपको नहीं करना पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आप ऐसे ही देखते रहें जी टीवी, मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।